गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे दूर हो। ये मेरा न्यू ब्लॉग है। मेरे ब्लॉग मेरी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैंने जिया है, जो झेल रही हूँ, मैं वो बताती हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है। मेरी हर वीडियो पे आपने देखा होगा रविशंकर के नाम से कमेंट आते हैं। वो मेरे पति देव, वही पति देव जो दिसंबर से भाग गया है, भागकर किसी और के पास रह रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं घर का मैटर बाहर क्यों बोल रही हूँ आकर के। उसका भी रीज़न है। 18 साल मैं चुप रही, उसकी वजह से मेरे ससुराल वालों को और मेरे पति को ये लगता है ना कि मैं बोलूँगी नहीं, वो सब कुछ भी करते रहे, मैं बोलूँगी नहीं। जहाँ मैं रह रही हूँ लखनऊ में, वहाँ पे उन्होंने आकर के आए दिन बहुत तमाशे किए, लड़ाई झगड़ा, गंदी गंदी गालियाँ देना। उसका भी मैंने वीडियो पोस्ट किया है। घर के अंदर अगर आते हैं तो जो भी सामान, पैसा रुपया मिलता है, कुछ भी मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो उठा करके बंदा लेके चला जाता है। मेरे पापा के यहाँ, मेरे पैतृक निवास रैवली में जा करके दारू पी करके वहाँ पे भी गाली गलौज करते हैं, गेट पे जा करके। अब वो ठहरे फौजी, 30 दिन की छुट्टी में भाभी के पास रहना, फिर यहाँ आके झगड़ा करना, गाली गलौज करना, फिर मेरे पापा के यहाँ जा कर के गाली गलौज करना। मतलब बात जैसी बात नहीं है, और लड़ाई बेवजह की बढ़ाना। मेरे पति का ये काम है। और उनके सपोर्ट में धर्मपाल, राम प्रकाश, हरिशंकर, रजोले और दिनेश और भी एक दो लोग हैं, वो आते हैं। इन लोगों का काम है कि लड़ाई बढ़ाते रहो बेवजह की। और मेरे पति आराम से अपनी लाइफ चंदा सुनीता समा के साथ बिताते रहे। अब आपको लग रहा होगा कि जब मुझे इतनी चीज़ें पता है तो मैं कोर्ट क्यों नहीं जा रही। मेरे हस्बैंड इंडियन आर्मी में है, मतलब फौज में है। तो अगर मैं कोर्ट जाऊंगी तो मुझे जो प्रोसेस मैं वहाँ पे चला रही हूँ, मतलब आवा वगैरह में, तो वो मुझे रोकना पड़ेगा। इसी वजह से मैं कोर्ट नहीं जा रही फ़िलहाल के लिए। पर हाँ, आगे जा कर के अगर जो है मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए अगर मुझे कोर्ट जाना पड़ा तो मैं शौक़ से जाऊँगी। फ़िलहाल के लिए मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे भी करके सेफ रखना है। और रही बात कि यूट्यूब पे मैं क्यों आई हूँ, मैं आपको बता दूँ। ये रविशंकर हर जगह जा कर के मेरी बेइज्जती करते हैं, मतलब मेरे रिलेटिव के यहाँ, मेरे पापा के यहाँ, जहाँ भी ये पहुँच सकते हैं वहाँ पे ये बाइक से घूमते रहते हैं, बेइज्जती कराते रहते हैं। अब मैं ठहरी एक बच्चे की माँ, मेरा बच्चा है 10th क्लास में है, उसका एडमिशन मैंने कराया है अपनी। तो उसके पास अगर बाप नहीं है, मेरे बच्चे के पास, आप समझिए बाप नहीं है, बाप आवारा है, तो माँ है। एक माँ को अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी निभानी है, और जो चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही हैं उससे भी उसे फाइट करना है। मतलब एक माँ भी मैं ही बन के बच्चे को पाल रही हूँ, और एक बाप की जिम्मेदारी भी मैं ही निभा रही हूँ। अगर माँ बच्चे को घर में पालती है तो बाप उसे हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करता है। मेरे यहाँ रविशंकर ही चलती फिरती मुसीबत है मेरे बच्चे की। पहले मैं नहीं बोल रही थी, बट रविशंकर और उनकी फैमिली की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पहले ये मुझे ही टॉर्चर करता था बंदा, मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर करते थे। बट अभी इनकी आदतें ये हो गई हैं कि ये मेरे पापा पे भी हाथ उठा देते हैं, मेरे इकलौते भाई पे भी हाथ उठा देते हैं, मेरे इकलौते बच्चे पर भी हाथ उठा देते हैं। तो मैंने भी सोच लिया, एक पति पत्नी के रिश्ते के लिए क्या मैं अपने पापा की बेइज्जती होने दूँ? मैं अपने उस भाई को नुकसान पहुंचने दूँ जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, या फिर मैं अपने उस बच्चे के लिए जो है खड़ी नहीं हूँ, जिसको रविशंकर ने जान से मारने की कोशिश की है, जिसे मैंने खुद पैदा किया है दर्द सह के। रविशंकर दूसरों के लिए मुझे टॉर्चर करते थे, मैं सह गई।
पर अभी रविशंकर का ये हो गया ना कि वो दूसरी औरतों के लिए और दूसरे शराबी दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए मेरी फैमिली को भी टॉर्चर कर रहा है। और रविशंकर जो हर बात पे बोलते हैं ना, साबित करो कोर्ट में, साबित करो। कोर्ट में जज फैसला सुनाता है, वहाँ पे तो पैसे दे के बच सकते हो। जैसे तुम थाना में बच गए थे, बंथरा थाने में, रैबरी थाने में तुम गए नहीं हो, और भी जगह मैंने तो वही कंप्लेन की है, तो वहाँ से भी तुम बच गए हो पैसे के दम पे। पर यूट्यूब एक ऐसी जगह है ना, ये घर घर पे देखा जाता है। मैं अपनी बात पर्वतखेड़ा ससुराल में पहुँचाना चाह रही थी, क्योंकि वहाँ पे और मेरे सोसाइटी में कई घरों में जाकर के रविशंकर ने ये बोला है कि मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया है, इस वजह से मैं पर्वतखेड़ा रहने जा रहा हूँ। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि रविशंकर बिना वजह का झगड़ा करते हैं, मारेंगे पीटेंगे, बात नहीं करते मुझसे, मेरे बच्चे से। अगर 30 दिन की छुट्टी भी आया तो बंदा बात नहीं करेगा, सारा दिन मम्मी से, मम्मी के नंबर से, भाभी से, मतलब वो नंबर हरिशंकर के का है बट वो रहता है घर में, तो उससे ये सारा दिन भाभी से लगे रहते हैं। फिर अपनी बहनों से बात करेंगे। अगर मैं कुछ बोल दूँ, खाना भी खाने के लिए बोल दूँ, तो रविशंकर 30 दिन की छुट्टी पे होटलबाजी करते हैं। खाना सोना सब होटल पे ही होता है, समाज में दिखाने के लिए सिर्फ ये घर पे रहते हैं। तो मैं वहाँ तक अपनी बात पहुँचाना चाह रही हूँ। और हाँ, कई हद तक तो मेरी बातें वहाँ पहुँची भी हैं। अगर लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बात तो वहाँ तक पहुँची होगी। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई छिपती नहीं। तो रविशंकर जो बोल रहे हैं ना कि सच साबित करो, सच साबित करो, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हारी वॉइस में तुम्हारी रिकॉर्डिंग डाली है, ठीक है? तो मैं स्क्रीनशॉट माना कि मैं झूठा बना सकती हूँ। फिलहाल तो गूगल पे के स्क्रीनशॉट झूठे नहीं हो सकते हैं। और जो है, अगर तुम्हारी वॉइस में रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो वो झूठी कैसे हो गई? तुम अपनी आवाज़ नहीं पहचानते हो। और जब तुम आ करके इतने कमेंट बोलते हो, झूठी हो, साबित कर, कोर्ट में जा, कोर्ट में जा, कोर्ट में जा, कोर्ट में जा से मतलब क्या है? मुझे पता है तुम मुझे कोर्ट में क्यों भेजना चाहते हो। मैं अगर कोर्ट में चली गई तो आवा से जो है हो रही है कार्रवाई रविशंकर के ऊपर, वो रुक जाएगी। इसीलिए रविशंकर चाहते हैं कि मैं कोर्ट जाऊँ, और मैं कोर्ट जाना नहीं चाहती। ये इन्होंने प्रेशराइज किया मुझे। पुलिस से भी मेरे पास जो है ये हुआ, पुलिस ने भी मेरे से यही बोला कि तुम कोर्ट जाओ, हम तुम्हारी FIR नहीं लिखी। रविशंकर तुमको मारते हैं तो घर का मैटर है, मतलब पति अगर पत्नी को मारता है और गला काटने के लिए भी कोशिश करता है ना, तो वो भाई घर का मैटर है, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा होगा तो पुलिस मेडिकल करा के मेडिकल के डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेगी। बहुत ज़्यादा हुआ, अगर आपके पास दवाएं के पैसे नहीं है तो वो वहाँ तक ले जाएगी और दवा तुमको दिला देगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए रविशंकर चाहते हैं कि मैं कोर्ट जाऊँ। और वैसे तो मैंने साबित कर ही दिया है रविशंकर बहुत हद तक कि तुम गलत हो, ठीक है? अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम बताओ चंदा कौन है। और हाँ, मैं कहती हूँ तुमसे, ओपन चैलेंज देती हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रही हूँ कई औरतों से तुम्हारा नाम जोड़कर, और इन नाम की औरतें ऐसी जगह पे नहीं रह रही हैं, ठीक है? गोमती नगर में भी कुछ नहीं है, और रमाईपुर में भी कुछ नहीं है, पर्वतखेड़ा में भी सुनीता नाम की कोई औरत नहीं रहती है, और मलके गाँव में भी समा नाम की कोई औरत नहीं है। तो तुम मेरे ऊपर मानहानि का केस करो, ठीक है? कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करा रही हूँ। तुम अपने बहनों की तरफ से मेरे ऊपर केस कर दो, ठीक है? FIR लिखा दो कि यूट्यूब पर बैठ करके मेरे जीजा के नाम से ऐसे ऐसे बोल रही है। अगर उस रात में दिनेश वहाँ नहीं होंगे और हॉस्पिटल अगर नहीं गए होंगे तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। और अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो मैं तो साबित हो जाऊँगी ना। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ यूट्यूब पर बैठ करके, तो तुम मुझे झूठा साबित करो। है हिम्मत?
नहीं है। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम मुंह छुपा के भाग जाओ। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं ज़िंदगी अकेले काटूंगी। मजाक है, मैं अकेले हूँ ही नहीं। तुमने ठीक से देखा ही नहीं। मेरे साथ मेरा बेटा है, अकेले तो तुम हो। तुम्हें लगता है वो भाई या तुम्हें लगता है वो औरतें जो खुद के पति की नहीं हुई वो तुम्हारी हो जाएंगी। वो सिर्फ तब तक तुम्हारी हैं जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं। जिस दिन तुम्हारी जेब के पैसे ख़त्म हो गए ना, उनकी नज़रों में तुम नामर्द हो गए। ठीक है। तुम्हें लगता है कि जो भाई पैसे के लिए अपनी बीवी को तुम्हारे पास भेज सकता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो जब तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो तुमको जो है देखेगा? वो जब वो पैसे के लिए अपनी बीवी को किसी और के पास भेज सकता है तो बिना पैसे के वो तुम्हें रखेगा सच में? या फिर तुम्हें वो ये लगता है कि जो बहनें अपनी माँ को नहीं रख पा रही, एक रोटी नहीं खिला पा रही, तुम्हारी माँ 6 बच्चे होने के बाद भी अकेले है, खाना बना रही है, खा रही है, घिसर रही है बूढ़ा पर्वत खेड़ा में, तो तुम्हें लगता है कि जिनको किसी बच्चे ने नहीं रखा तो वो बहनें तुम्हारी तुमको रख लेंगी? अगर रख ले तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हारा तो बाकी जीवन सत्यानाश ही है, उसमें कुछ हम नहीं कह सकते। मेरे पास मेरा बच्चा है, इसकी चिंता मत करो कि तुम अकेले हो ज़िंदगी काटोगी। मुझे पहले भी पति का सुख नहीं मिला था, अब मैं कोई उम्मीद नहीं करती। इसका मतलब है कि मैं कोई उम्मीद नहीं करती तुमसे। ठीक है, मैंने छोड़ दिया वो चीज़। तो जब कमेंट में ये बोलते हो आकर के कि साबित कर, नहीं तो कोर्ट जा, वक्त आएगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे। ठीक है, तो उसकी चिंता तुम मत करो। और कितनी गलतियां माफ़ किया है। जब मैं प्रेग्नेंट थी जबलपुर में, तुमने खाना नहीं दिया था, मुझे प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था, तब मेरा मिसकैरेज हो गया ब्लड की कमी की वजह से। तो मैंने वो गलती माफ़ की। उसके बाद तुमने मुझे मार पीट करके डिप्रेशन में डाल दिया, मैंने वो भी चीज़ माफ़ कर दी। फिर मैं जब जबलपुर से वापस आई हूँ तब भी मैं प्रेग्नेंट थी, और तुम लोगों ने मेरे बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुम्हें ना मैं चाहिए थी, तो मेरे से हुआ बच्चा तुमको कैसे चाहिए? क्योंकि तुम्हारा 10 जगह मुंह मार रखा है तुमने कुत्ते की तरीके। वो गलती भी मैंने माफ़ कर दी। उस रात तुमने अपने जीजा को बुलाया था, दिनेश को, कि इसके साथ जो है गलत कर लो, इसको बच्चलन साबित करके इसको निकाल देते हैं, मैंने वो गलती भी माफ़ कर दी। उस दिन तुम्हारी माँ ने मेरे पेट में इतना मारा कि मेरा मिसकैरेज हो गया, मैंने अपना बच्चा खो दिया। मुझे उसी दिन से तुम्हारी माँ से नफरत हो गई। मैंने तुम्हारी वो गलती भी माफ़ कर दी। जब तुम्हारा बाप मरा था तब तुम किराए के कमरे में थे, तुम्हें याद है? और तुम वहाँ से भाग के गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि मेरे फादर की डेथ हो गई है। ये मुझे बाहर के लोगों से पता चला और मैं अपने पापा के साथ आई। वहाँ पे तुम लोगों ने मेरे फादर की बेइज्जती की, मैंने वो गलती भी माफ़ कर दी। ठीक है, उसके बाद तुमने मेरे पापा पे हाथ उठाया, मैंने वो गलती भी माफ़ कर दी। 4 साल 5 साल में पति के होते हुए, तुम्हारे जिंदा होते हुए भी मैं विधवा की तरीके रही, तलाकशुदा के तरीके अपने मायके में रही जा करके। तुमने वो 4-5 साल मेरी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए, मैंने वो गलती भी माफ़ कर दी। मेरा बच्चा अनाथों की तरीके रहा, मैंने वो गलती भी माफ़ कर दी। अगस्त में भी 2023 में बात करते हैं, पहले मार्च की बात करते हैं। तुम बुढ़िया औरतों से बात कर रहे थे, मैं यूनिट भी तुम्हारे होके आई हूँ, रिटर्न में तुमने दिया, मैंने वो गलती भी तुम्हारी माफ़ कर दी। उसके बाद अगस्त में तुमने बच्चे को जान से मारने की कोशिश की है। मेरा बेटा एडमिट था, मेरे पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं थे, मैंने यूनिट में बोला तुम्हारे सीनियर ने मुझे पैसे दिलाए। ठीक है, तब भी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी रखी है, जब रो के तुम माफ़ी मांग रहे थे ना और अपनी फ़ोटो भेज रहे थे, भाई मैं तो इंटरव्यू में हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। समझ गए? याद आया? क्योंकि तुम्हारी तो याददाश्त बहुत
जल्दी उड़ जाती है भाई। मैंने वो गलती भी माफ़ कर दी। उसके बाद दिसंबर में तुमने मेरे फादर पे हाथ उठाया, अगस्त में तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाया। तुम्हें याद नहीं है शायद, दिमाग कमज़ोर हो गया है, डिप्रेशन के शिकार हो गए। याद करो जोर देके। 3 दिसंबर को तुम मुझे मारने गए थे, तुमने मेरे फादर पे हाथ उठाया, 2 या 3 दिसंबर को, ठीक है। 9 दिसंबर को तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, ईंटे से और चाकू से। 10 दिसंबर को दिनेश, ये वही दिनेश हैं। फिर 10 दिसंबर को दिनेश आए। दिनेश वही शख्स है जिसको रविशंकर ने 2017 में मेरा रेप करने के लिए बुलाया था। मतलब मेरे ससुराल में मेरी सास ने बुलाया था। मेरे क्या, रविशंकर के जीजा जी। 10 दिसंबर को रात में दिनेश, उनके साथ एक और आदमी था और रविशंकर, ये 3 जन आए थे 9:15 बजे के लगभग। जबकि 9 तारीख को ही इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और 10 तारीख को उनके साथ आ गए। मैंने फिर भी माफ़ कर दिया, चलो। उसके बाद फरवरी में रविशंकर फिर आए, बच्चे के एडमिशन चालू होने थे, एग्ज़ाम, और तभी रविशंकर आए हैं। जब तक एग्ज़ाम चला बंदे ने खूब नाटक किया, घर में घुसा। 22 फरवरी को आया, मारपीट की। 23 तारीख को आया, फिर गाली गलौज, वही झगड़ा। फिर 29 तारीख को पुलिस वालों के बोलने पे मैंने गेट ओपन किया। मेरे घर से आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो मतलब डॉक्यूमेंट थे, ATM, 2 पैसे, इसकी भी मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी, बट मेरी कंप्लेंट पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही मुझे सामान दिलाया गया। हाँ, मुझे रात में ले जाकर वहाँ पे बुला करके थाने में बिठाया ज़रूर गया था, 29 फरवरी की रात में। 1 तारीख को फिर जो है, और हाँ 23 फरवरी को मेरा बच्चे पे उसका किडनैप करने के लिए 2 लोग आए थे बाइक से। मतलब मुझे जान से मारना चाहते हो, चलो समझती हूँ मैं कि तुम्हारी बीवी से प्रॉब्लम है, तुमको खुद के बच्चे पे तरस नहीं आता कि तुम 14 साल के बच्चे की जान लेने पे उतारो। मतलब सच में बड़े महान हो ऐसे तो कौन कौन सी चीज़ों पे मैं तुम्हें माफ़ करूँ। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ फ्रेंड्स, मैं रविशंकर को ये था कि अब की भी सानू माफ़ कर देंगी, बट 6 बार पहले इस बंदे ने लिख के मेरे को दिया है, रिटर्न में मुझे दिया है, तो ये मुकर जाते हैं। लिखित वाले का तो कोई मतलब नहीं है। 7वीं बार मैंने शर्त ये रखी है कि अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए ना, रिकॉर्डिंग करके दो, ऐसे जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, वैसे तुम अपना बयान रिकॉर्ड करके दो और पॉइंट वाइज सब बोलोगे कि नहीं मैंने ये चीज़ें की हैं, तब तो हमारे बीच में सुलह होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस वजह से मैं YouTube पर आई, नहीं तो पहले मैं हाउस वाइफ थी। मुझे YouTube, कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ये दिन भी आएगा, मुझे YouTube पर भी आ करके बोलना पड़ेगा। मैं अपने शौक़ से नहीं आई, मुझे मजबूर किया गया है यहाँ पे आने के लिए YouTube पर, और YouTube पर बोलने के लिए। मैंने थाने जाके देख लिया, महिला थाने जाके देख लिया, और मुझे कोर्ट जाने में भी मतलब विश्वास नहीं है कि मुझे वहाँ से न्याय मिलेगा। YouTube पर ये होता है ना कि यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ तो ये चीज़ें रिकॉर्ड रहेंगी और दुनिया ये चीज़ें देख रही है। कल की डेट में अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है ना, तो इन लोगों को सज़ा मिल जाएगी। क्योंकि मैं थाने हो करके आई हूँ, मैं कई बार थाने आई, और मैं अपनी हर एक चीज़ इस पर पोस्ट ज़रूर करती हूँ। अभी जो ये मैटर चल रहा है इस बारे में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।